हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में आप इस प्रकार के स्ट्रगल्स देख रहे हैं और अब एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों ने इसके पहले रशिया यूक्रेन के बीच में एक स्ट्रगल देखा, उसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में स्ट्रगल देखा और अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बड़ी स्ट्रगल देखने को मिल रही है। अभी 6 और 7 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि किस तरह से इजराइल के अंदर मौजूद एक क्षेत्र जिसको हम लोग गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, उस गाजा स्ट्रिप में मौजूद एक संगठन जिसे हम हमास कहते हैं, इस हमास की तरफ से एक बार में इजराइल के ऊपर में लगातार 5000 रॉकेट से अटैक किया गया। इजराइल के कई सारे नागरिकों को बंधक बना लिया गया और इस प्रकार से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत लंबे समय से जो कि स्ट्रगल चला आ रहा है, अब इसका एक और दौर शुरू हो गया और इजराइल ने अब एक फुल एंड फाइनल वॉर की घोषणा कर दी है। आर्टिकल 40 इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो इस तरह से वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। इजराइल के समर्थन में आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है वो आ चुका है। अमेरिका ने अपने 7 अलग अलग फ्लीट्स इजराइल के समर्थन में भेजे हैं। भारत ने भी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके इजराइल का समर्थन किया है। एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक इजराइल के समर्थन में आपको नजर आ रहा है। बहुत कम देश हैं जो कि पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, कई सारे देश आपको न्यूट्रल नजर आएंगे। लेकिन देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हो रहा था? आप जब वर्ल्ड वॉर सुनते हैं, विश्व युद्ध, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में हर एक देश में हर जगह वॉर चल रही थी? विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है? विश्व युद्ध का मतलब होता है कि विश्व की जितनी भी मेजर पावर्स हैं वो आपस में वॉर में हैं और वो अलग अलग फ्रंट्स पर एक दूसरे से लड़ रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको उस समय की जो मेजर पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी तरफ जर्मनी और उनकी एलाइड कंट्रीज, ये आपको आपस में वॉर में नजर आ रही थी। उनके साथ में ऑटोमन एम्पायर्स, मतलब जितने भी मोनार्क्स थे वो एक तरफ थे। तो मोनार्की को खत्म करने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो, चाहे वो जर्मन एम्पायर हो, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो, इनको गिराने की कोशिश की गई। उसी तरीके से आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली, जापान, इनके अगेंस्ट में एलाइड नेशंस, उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, इस तरह से आपको ये अलग अलग फ्रंट्स पर नजर आ रहे होंगे लड़ते हुए। कभी पैसिफिक ओशन में, कभी अफ्रीका के अंदर, कभी मेडिटेरेनियन सी में, कभी यूरोप में, कभी एशिया में, मिडिल ईस्ट रीजन में। आज भी आपको कुछ वैसे ही होते हुए नहीं नजर आ रहा है? दुनिया की जो मेजर पावर्स हैं, क्या वो अलग अलग फ्रंट्स पे एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं? कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से, कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से। अभी रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई स्ट्रगल चल रहा है? नहीं, आपको पता है कि यहां पर रशिया यूक्रेन में बेसिकली नाटो फोर्सेस से लड़ रहा है। और नाटो का मतलब हो गया ऑलमोस्ट एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक विद यूएसए, कनाडा और यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स। इसी तरीके से सीरिया में 2012 से जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? सीरिया में अगर आपने देखा हो तो वहां पर एक तरफ तो अमेरिका और उसके जो एलाइड नेशंस हैं, मतलब कि पूरा का पूरा नेटो, उसके साथ में इजराइल, और दूसरे साइड से बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए रशिया, उसके साथ में ईरान, इराक, ये फोर्सेस एक साथ आपस में एक दूसरे के सामने हैं। और रशिया आज भी दुनिया का एक मेजर मिलिट्री पावर है। दुनिया की मेजर मिलिट्री पावर्स के बीच में आपको एक ही जगह पर सामने सामने इस तरह का स्ट्रगल देखने को मिले। ऐसा ही हमको सुनने को मिलता अक्सर साउथ चाइना सी रीजन में। आपको अजरबैजान और आर्मेनिया, यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया दुनिया के बड़े मेजर पावर्स के
पावर शो का एक अखाड़ा बनकर रह गया है। और अब आपको ऐसे ही कुछ इजराइल और पैलेस्टीन में भी देखने को मिलेगा। यहां पर में भी आपको ऐसा ही कोई स्ट्रगल देखने को मिलेगा। मेजर पावर्स एक दूसरे के सामने होंगी। इजराइल के सामने आपको के साथ में आपको नजर आ रहा है कि यूएसए किस प्रकार से और पूरा का पूरा इंटायर वेस्टर्न ब्लॉक साथ में खड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ आपको पैलेस्टीन के सपोर्ट में नजर आ रहा है। एक तो हमास ग्रुप तो है ही जो कि पैलेस्टीन का अपना है, लेकिन साथ में आपने देखा होगा कि इजराइल का एक पड़ोसी देश है लेबनान। लेबनान के साइड से हिजबुल्ला ग्रुप भी अटैक कर रहा है, और हिजबुल्ला को आपको पता है कि समर्थन प्राप्त है ईरान का और रशिया का। देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो रशिया और इजराइल के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रशिया और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं, उनके बीच में आपस में संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये यहां पर आपको एक ऐसी इक्वेशन बनते हुए नजर आ रही है जहां पर कि इनडायरेक्टली रशिया और इजराइल भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये जो वॉर है ये कल को और एग्रीवेट हो जाएगी। देखिए, दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस शब्द को प्रयोग करने से बच रहे हैं अभी भी कि हम लोग क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि दबे पांव पर्दे के पीछे से दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर कर चुकी है। और आपको आज नहीं तो कल, बहुत जल्द, कुछ समय के अंदर में बस एक और कहीं का फ्रंट खुलने दीजिए, आपको टीवी मीडिया चैनल्स पर वर्ल्ड वॉर 3 शब्द भी पढ़ने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3 शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अभी क्वेश्चन मार्क है, कुछ समय के बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क भी हटते हुए नजर आएगा। तो फिर बात आती है कि ये सब बाकी जगहों की हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में। तो पैलेस्टीन और इजराइल का ये जो विवाद है क्या, ये हमास क्या है, और ये लेबनान अचानक से कहां से कूद गया है, और हिजबुल्ला कौन है, हिजबुल्ला क्या कर रहा है, इनके बीच की जो विवाद है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का विवाद कितना पुराना है। देखिए, इतना बड़ा अपने आप में एक इशू है, इतना बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल डायमेंशंस हैं, इसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस है, रिलीजियस डायमेंशंस भी हैं। इतने सारे डायमेंशंस को ऑब्वियसली एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से हम लोग इसको शुरुआत करें और धीरे धीरे कर करके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर में क्लैरिटी लाने की कोशिश करूं आपके सामने। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा कि इसकी जड़ कहां पर है, इसकी शुरुआत कहां पर है। शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग इजराइल बोलते हैं, यहां पर कुछ लोग रहते थे जिन लोगों ने दुनिया की पहली मोनोथीस्टिक रिलीजन की शुरुआत की, जिसको हम लोग जुडाइज्म बोलते हैं। और यहाँ की जो अगल बगल की कम्युनिटीज थी, उनके साथ में उनका स्ट्रगल हुआ। सबसे पहला उनका स्ट्रगल होता है बेबीलोनियंस के साथ में। जब इजराइल पावर अपने चरम पर थी, इनके एक किंग हुआ करते थे जिनको बोलते हैं किंग डेविड, फिर उनके बेटे किंग सोलोमन। आपने इजराइल के मैप, इजराइल के झंडे में अगर कभी एक बीच में एक स्टार बना हुआ देखा होगा, तो उस स्टार का नाम भी क्या है, स्टार ऑफ डेविड। जब किंग डेविड इजराइल से रूल किया करते थे, तब इजराइल एक बड़ी स्ट्रांग पावर हुआ करती थी, आज से 2500-3000 साल पहले। उस समय उनका जो स्टेट एम्बलम था वो स्टार था, इसलिए आज इजराइल के झंडे में आपको वो स्टार नजर आएगा। बेबीलोनियंस के साथ में उनका एक पहला स्ट्रगल हुआ और उनकी जो कैपिटल थी उसको पूरी तरह से र्यून कर दिया गया। यहाँ के जो बड़े पावरफुल लोग थे उनको गिरफ्तार करके बेबीलोन ले जाया गया। इनका जो फर्स्ट टेम्पल माउंट था, जो उनका उपासना स्थल था और वहीं से उनका पूरा स्टेट चलता था, उसको तबाह कर दिया गया। उसको फर्स्ट टेम्पल बोलते हैं। बाद में पर्शिया के किंग साइरस और ये जेविश कम्युनिटी के द्वारा इनके गठजोड़ से फिर से इस एरिया को जीत लिया गया और इनका सेकंड टेम्पल बनाया गया। बाद में रोमन्स ने अटैक किया और इस रीजन के ऊपर में अपना ऑक्यूपेशन स्टैब्लिश कर लिया
और ये सेकंड टेम्पल भी गिरा दिया। इस टेम्पल माउंट के गिरने के बाद से और रोमन्स के इस एरिया में ऑक्यूपेशन के बाद से यहां पर रहने वाली जेविश कम्युनिटी पूरी दुनिया भर में फैल करके रहने लगी, अलग अलग जगहों पर एग्जाइल में। लेकिन वो जहां पर भी गए उन्होंने अपने कल्चर को, अपने इस रीजन को, अपने नेटिव प्लेस को कभी भुलाया नहीं। और आप देखेंगे जेविश कम्युनिटी पूरी दुनिया भर में जहां पर भी कहीं रहती है वो इजराइल के इस टेम्पल माउंट की ओर फेस करके ही उपासना करते हैं। लेकिन एक चीज तो हुई कि जहां कहीं पे भी ये लोग रहे, चाहे वो यूरोप में रह रहे हों, चाहे वो रशिया में रह रहे हों, अमेरिका में रह रहे हों, कहीं पर भी रह रहे हो, हर जगह इनके साथ में परसिक्यूशंस हुए ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन। रिलीजियस ग्राउंड्स पर इनका परसिक्यूशन हुआ, इनको प्रताड़ित किया गया। तो इस प्रताड़ना से परेशान होकर 19वीं शताब्दी में एक संकल्प लिया गया जेविश कम्युनिटी के द्वारा, और यह कहा गया कि अब हमको जेविश लैंड अपना एक बनाना होगा। उसको बोलते हैं ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस। दिखाता हूं, देखिए 1897 में वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जहां पर ये रिजोल्यूशन रखा जाता है कि इजराइल का फॉर्मेशन किया जाएगा, एक जेविश लैंड का फॉर्मेशन किया जाएगा अपने उसी पुराने होली लैंड पर। अब देखिए, मैंने जब आपको बताया कि जो सेकंड टेम्पल तोड़ा गया था, जबकि इस लैंड के ऊपर में, इस रीजन के ऊपर में रोमन्स के द्वारा ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश किया गया था, ये बात है 78 एडी की, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले। 2000 साल से जेविश कम्युनिटी अपने होली लैंड पर, अपने नेटिव प्लेस पर नहीं थी, और 1897 में वो इस प्रकार का एक प्रण कर रहे हैं। जेविश कम्युनिटी जिस भी यूरोपियन कंट्री में रहती थी, खासकर से रशिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहां पर वो पावरफुल पोजीशंस पर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को इन पावर्स, खासकर से यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, इनकी सरकारों की मदद की आवश्यकता पड़ी। इनकी सरकारों से मदद लेने के लिए उनको एक बात समझ में आई कि इनकी सरकारों में जो सबसे ताकतवर कम्युनिटी है वो जेविश पीपल है, इनसे मदद मांगनी पड़ेगी, तब जाकर के उनकी सरकारों की मदद मिल पाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन साइन करके दिया ब्रिटिश मोनार्क ने कि जब भी ये वॉर खत्म होगी, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय आपको पता है, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगी, हम कोशिश करेंगे कि एक जेविश लैंड आपको आपके स्थान पर बना करके दें जहां आपकी मांग है। तो ये ब्रिटेन के मोनार्क्स ने उनको राइटिंग में लिख के दिया हुआ है। बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन आप गूगल सर्च करके आप डॉक्यूमेंट पढ़ भी सकते हैं, एक छोटा सा लेटर है। तो 1917 में इस प्रकार का एक बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन होता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या चल रहा था यूरोप में, खासकर से जर्मनी में, जेविश कम्युनिटी के लोगों का परसिक्यूशन किया जा रहा था। उस परसिक्यूशन से परेशान होकर इस बार इन लोगों ने कहा कि अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे, अब तो समय आ गया है कि हमको हमारा जेविश लैंड बना करके दिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुई, यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया 1945 में। इसके तुरंत बाद 1947 में एक यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन आता है और उसमें बात की जाती है कि अब एक जेविश लैंड, एक जेविश नेशन इजराइल का गठन किया जाएगा। कहां पर? वहीं जहां पर आज है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर आप पूरी तरीके से कौन रह रहा है, यहां पर अरेबियन पॉपुलेशन रहती थी। अब इस अरेबियन पॉपुलेशन में, क्योंकि 78 सीई, 78 एडी में जब से जेविश लोग यहां पर गए हैं, इस स्थान पर कौन रह रहा है? अरेबियन पॉपुलेशन रह रही है। अब अगर इजरायलीज को, यहूदी लोगों को, जेविश पॉपुलेशन को अगर यहां पर ला करके बसाना है, तो ऑब्वियसली इनके ही बीच में इनके लिए टेरिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रकार से एक टेरिटरी 1947 में क्रिएट की, जिसका विरोध हुआ अरेबियन कम्युनिटी के द्वारा। और इसके आजाद होते ही इनके अगल बगल के अरब नेशंस ने, अरेबियन कम्युनिटीज ने इनके ऊपर में हमला कर दिया, एक वॉर हुई। उस वॉर के बाद में आप देखेंगे कि इजराइल ने कि ये सारी जो ऑक्यूपेशंस थी उनको खत्म कर दिया, और इस तरीके से इनको पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, जिसमें कि अरेबियन पॉपुलेशन है और वो मोस्टली इस्लाम फॉलो करते हैं,
तो इस इस्लामिक अरेबियन पॉपुलेशन को उन्होंने दो अलग अलग टेरिटरीज, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप और इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। आपको इसराइल के ईस्ट साइड में नजर आ रहा है तो फिर इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए इस मैप में मैं दिखाता हूं, इसको बोलते हैं डेड सी, और यहां पर एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर का इस साइड में क्या पड़ेगा? ईस्ट बैंक, और इस साइड में क्या पड़ेगा? वेस्ट बैंक। तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक में ये पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ टेरिटरीज नजर आ रही हैं कि इसराइल ने इस वॉर के बाद में, इस 47-48 की वॉर के तुरंत बाद, इन्होंने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इस प्रकार से दो अलग अलग टेरिटरी में सीमित करके रख दिया, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में। इसके बाद 1967 में एक 6 डे वॉर होती है, जब इनके अलग अलग पड़ोसी देश जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, ये सारे देश मिलकर के इसके ऊपर में हमला करते हैं। इजराइल इस बार ये वॉर जीतता ही नहीं है, इस 6 डे वॉर को सिर्फ जीतता ही नहीं है बल्कि अपने अगल बगल की काफी सारी टेरिटरीज की ऑक्यूपाई भी कर लेता है, खासकर से इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इधर लेबनान का गोलान, सीरिया का गोलान हाइट्स, ये सारे एरियाज को ये ऑक्यूपाई करके रख लेता है। बाद में ऑब्वियसली 1982 में ये इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला उनको रिटर्न कर देता है, लेकिन गोलान हाइट्स के ऊपर इसराइल का ऑक्यूपेशन आज भी है, और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत बेनिफिट वाली जगह है इसराइल के लिए, काफी ऊंचे स्थान पर पड़ता है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि आज की स्थिति यह है कि धीरे धीरे करके पैलेस्टीनियन टेरिटरी सिकुड़ती जा रही है। अब वहां पर कुछ छोटे छोटे एनक्लेव्स बस बचे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन्स में इसराइल अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता जा रहा है, तो पैलेस्टीनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो वो बहुत कम बचा है। तो ऐसे में इस डिस्प्यूट, ये जो थोड़ा बहुत कुछ मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है डिस्प्यूट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अरब पॉपुलेशन, इस्लामिक अरब पॉपुलेशन और जेविश इजरायली पॉपुलेशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बेसिस ये है कि इजरायली पॉपुलेशन, यहूदी पॉपुलेशन, जेविश पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया भर में फैली हुई थी, उनको लगा कि अब हमको अपने देश वापस चलना चाहिए, अपना देश बनाना चाहिए। 2000 साल बाद इन लोगों ने अपना देश यहाँ पर बनाया। यहाँ के अरब पॉपुलेशन का कहना था कि हम तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, 2000 साल से रह रहे हैं, हमको हमारे घरों से क्यों निकाला जा रहा है, कोई और लोग बाहर से क्यों आ रहे हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पर डोमिनेंट फोर्स कैसे बन रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के मेरी प्रॉब्लम हुई। इसका जो सोल्यूशन बताया जाता है, आपने इससे संबंधित अक्सर एक शब्द सुना होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है। कोई भी इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन बताता है तो क्या बोलता है? 2 स्टेट सोल्यूशन। यहाँ पर एक काम करो, 2 स्टेट बना दो, एक पैलेस्टाइन हो जाए और एक इजराइल हो जाए। पैलेस्टाइन नाम का कोई देश दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एक रिकॉग्नाइज सॉवरेन कंट्री नहीं है पैलेस्टाइन। ये इनकी डिमांड है लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज जरूर पैलेस्टाइन नाम का एक देश रिकॉग्नाइज करती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन को एक रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है, इसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इनका। तो अभी जो आप हमला देख रहे हैं वो इस गाजा स्ट्रिप से इजरायली पॉपुलेशन, इजरायली टेरिटरी के ऊपर में की गई है। और ये इजराइल के, यहां पर जो आप पैलेस्टीनियन टेरिटरीज देख रहे हैं, इस पैलेस्टीनियन टेरिटरी में खास कर से इस गाजा की अगर हम लोग बात करें, गाजा स्ट्रिप की, गाजा स्ट्रिप के ऊपर में पूरी तरीके से कंट्रोल है एक ग्रुप का जिसको बोलते हैं हमास ग्रुप। हमास ग्रुप, ये हमास ग्रुप 1987 में एग्जिस्टेंस में आया। 1987 देखिए आप, अभी हम लोग वॉर की बात कर रहे थे, आपको इंडिया और पाकिस्तान से काफी सिमिलैरिटी नजर आएगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद है, और कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तान ने कई दफ़े कोशिश की। 1947 में कोशिश की, 65 में कोशिश की, 71 में कोशिश की, और 71 में आपको पता है कि अपना एक हिस्सा भी पाकिस्तान ने खो दिया। उसके बाद उनको एक बात समझ में आई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। पाकिस्तान डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया से जीत नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी एक
कुर्बान अली डॉक्ट्रिन को बाहर निकाला, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि पाकिस्तान को इंडिया से लड़ने के लिए प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेना चाहिए। और उसके बाद से आपने 1980s ऑनवर्ड्स इंडिया में टेररिज्म का राइज देखा, प्रॉक्सी वॉर देखा। ऐसे ही कुछ इजराइल और पैलेस्टीन के विवाद में भी देखने को मिलेगा। 1947 में वॉर हो रही है, 47-48 के बाद में आपको 1967 में 82 में वॉर नजर आ रही है। लेकिन हो क्या रहा है, 87 के बाद से यहां पर अब डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर नहीं हो रही है। कोई अरब कंट्री इजराइल के ऊपर में हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो फंडिंग कर रहे हैं। जितने दूसरे इस्लामिक देश हैं वो गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में रहने वाले अनेक को अलग अलग छोटे छोटे संगठनों को वो फंड कर रहे हैं, और उस फंडिंग के माध्यम से हो क्या रहा है, इजराइल के ऊपर में प्रॉक्सी वॉर हो रही है। जैसे अभी आपने ये रॉकेट से हमले देखे, इसी तरीके के छोटे छोटे और हमले वहां पर में देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। ये तो अभी एक बड़ा हमला है, ऐसे छोटे मतलब 10-15 रॉकेट तो हमास ग्रुप, हिजबुल्ला ग्रुप अक्सर ही इजराइल के ऊपर में फेंकता रहता था। जिससे बचने के लिए इजराइल ने दुनिया का सबसे एफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तैयार किया हुआ था। लेकिन अभी 5000 रॉकेट्स का हमला अगर एक बार में हो जाएगा तो ये आयरन डोम भी क्या कर पाएगा। और यही हुआ कि इस बार आयरन डोम फेल हो गया। इस तरह से चीजें यहां पर आगे बढ़ रही थी और प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया गया। 1987 में यहां पर जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई, आप देखेंगे इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट इंतिफादा, फर्स्ट इंतिफादा। और ऐसे कई राउंड्स ऑफ इंतिफादा हुए। इंतिफादा का क्या मतलब होता है, इंतिफादा का मतलब जैसे नॉन कोऑपरेशन। ये जो पैलेस्टीनियंस हैं ये इजरायली टेरिटरी के अंदर में रहते हैं, इजरायली कंट्रोल में रहते हैं। तो अब इजरायली कंट्रोल में रहकर अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा कुछ चला दें, किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करें, और इनफैक्ट इनकी पॉपुलेशन सड़क पर आ जाए, स्ट्रगल करना शुरू करे, पत्थरबाजी करे, बीच बीच में अगर इनको कहीं से कोई हथियार भी मिल जाए तो प्रॉक्सी वॉर भी करें, ऐसा कुछ अगर हो जाए, ऐसा स्ट्रगल आपको देखने को मिले, इसको बोलते हैं इंतिफादा। इसी इंतिफादा के समय में जो फर्स्ट इंतिफादा हुई थी, इसी टाइम पर हमास एग्जिस्टेंस में आया था। हमास को कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इजराइल कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में दरअसल ये एक आतंकवादी संगठन है। इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी लाया गया यूनाइटेड नेशंस में कि इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दिला दिया जाए। हालांकि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, तो यूनाइटेड नेशंस में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमास, लेकिन काफी सारे देश खासकर से अमेरिका और इजराइल हमास को एक आतंकवादी संगठन ही मानते हैं। और इस प्रकार से अभी जो 5000 रॉकेट से एक बार में हमला किया गया, इसको देखकर भी आपको शायद ऐसा ही कुछ लगेगा। इसी के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमास के बारे में हम लोगों ने बातें की, एक और ग्रुप है यहां पर, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला ग्रुप। हिजबुल्ला लेबनान में पड़ने वाला एक शिया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑब्वियसली वहां पर भी अब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। लेबनान में वो चुनाव लड़ता है और लेबनान की पार्लियामेंट में इनके लोग चुन करके आते हैं और बैठते हैं। लेकिन इनका भी अपना एक मिलिट्री विंग है, जैसे ही हमास का एक मिलिट्री विंग है। हमास और हिजबुल्ला दोनों का मिलिट्री विंग, ये दोनों मिलकर इस समय इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और हम हिजबुल्ला के शामिल हो जाने के कारण ये वॉर, ये जो स्ट्रगल अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये बड़ा हो रहा है। इजराइल की ज्यादा चिंताएं हमास को लेकर नहीं है, हिजबुल्ला को लेकर है। उनको लगता है कि हमास को तो एक बार को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हिजबुल्ला के साथ में समस्या इजराइल की है कि इनको पर्दे के पीछे से ईरान से फंडिंग भी मिलती है, हथियार भी मिलते हैं, ट्रेनिंग भी मिलते हैं, लड़ाके भी मिलते हैं। और ईरान को समर्थन प्राप्त है रशिया का। तो ईरान मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेती है रशिया से, हथियार ले लेती है रशिया से, फंडिंग भी ले सकती है रशिया से, और वो आगे चल करके पहुंचा दिया जाता है हिजबुल्ला तक। और वो हिजबुल्ला आज की डेट में वॉर में है ईरान के साथ, इजराइल के साथ। तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, फिर से जो हम लोगों ने अजरबैजान और आर्मेनिया में देखा, वैसे ही कुछ यहां पर भी है। हमास
एक सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्ला एक शिया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दोनों को ही लगता है कि इजराइल के इस रीजन में रहने के कारण ओवरऑल इस्लामिक कॉज पर किसी प्रकार का हमला हो रहा है, इस्लामिक इंटरेस्ट खतरे में पड़ रहा है, इसलिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। और इस बार इन्होंने एक और चीज कर रखी है, इजराइल के कई सारे सिविलियन नागरिकों को इन्होंने एब्डक्ट करके रखा हुआ है। और अभी आप देखेंगे कि इजराइल अपने फुल फोर्स के साथ में पैलेस्टीन पर, गाजा स्ट्रिप पर हमला नहीं कर पा रहा है। उसका कारण यही है, इजराइल के सिविलियन नागरिक जो हमास और हिजबुल्ला ग्रुप के कब्जे में है, जब तक इजराइल उनको आजाद नहीं करा लेता तब तक वो अपनी फुल फोर्स से नहीं लड़ पाएगा। तो ये तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। देखिए इसकी इंप्लीकेशंस कई सारे पड़ेंगे, और ये हमला हो भी कब रहा है ये भी आपको देखने को सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। और वो डिफेंस पैक्ट क्या था? डिफेंस पैक्ट कुछ इस तरह की बातें करता था जिसमें कहा गया कि अमेरिका हर हाल में सऊदी अरेबिया की रक्षा करे, और अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया की रक्षा करने की हर प्रकार से गारंटी ले लेता है तो सऊदी अरेबिया इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चले आ रहे विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पैलेस्टीनियन कॉज को भूल जाएगा। और जैसे ही इस प्रकार का एक डील साइन किया गया, बीच में एक और क्या बना, आईमैक। आपने देखा IMEC बनते हुए आपको नजर आया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के दो इंपॉर्टेंट जो पिलर्स थे, जो इंपॉर्टेंट कड़ियां थी, वो हैं इजराइल और सऊदी अरेबिया। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, इनके बीच में आपको अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ये इसके बाद ये हमला हो रहा है। इसी प्रकार से आपको और देखने को मिल रहा है, कई सारे सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी बहरीन ने, UAE ने इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं एस्टैब्लिश किए, इसके साथ ही साथ अब्राहम एकॉर्ड भी साइन किया। इसके बाद आपको यह हमला देखने को मिल रहा है। तो क्या हमास और हिजबुल्ला ऐसा चाहते हैं कि इस्लामिक नेशंस और इजराइल के बीच में किसी प्रकार की कोई अलायंस ना होने पाए, रिलेशंस इंप्रूव ना होने पाए? क्या जो इंप्रूव होते हुए रिलेशंस हैं उनको तोड़ने की एक कोशिश है? हो सकता है। तो ऐसी कुछ कोशिशें यहां पर चल रही हैं। क्या इस इंडिया के लिए यहां पर क्या टेक है? देखिए ऑब्वियसली ये जो कॉरिडोर बन रहा था, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाने वाला है तो वो इंडिया उठाने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट ये कॉरिडोर IMEC इंडिया को करने वाला है। और अगर इस प्रकार की वॉर, और आपने देखा होगा कि इजराइल ने कहा कि हम एक लंबी वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक लॉन्ग वॉर की तैयारी हो रही है, और अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। सोचिए, इंडिया ने यूरोप तक पहुंचने के लिए कई कोशिशें की। एक तो पहले हम लोगों ने बनाया INSTC। हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमें एक छोटा रास्ता मिलेगा, हम INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के माध्यम से रशिया और यूरोप तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके रास्ते में आते हैं कॉकेशियन कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मेनिया, और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। रशिया और यूक्रेन आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। इसके कारण से ये जो कॉरिडोर था ये ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आया। तो हमको लगा कि चलो ठीक है, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर पर काम करते हैं, IMEC। अब IMEC में भी अगर इस प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो दूसरा कॉरिडोर भी बनते बनते रह जाएगा। तो भारत के ट्रेड के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये वॉर का होना। निश्चित तौर पर देखिए, भारत ने इजराइल के लोगों के साथ में खड़े रहने का एक घोषणा की है। हमने बताया है कि इस दुखद घड़ी में भारत की जनता, भारत की सरकार इजराइल के नागरिकों के साथ में खड़ी हुई है। हमने इजराइल का समर्थन तो जरूर किया है, लेकिन निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, किसी प्रकार का मीडिएशन कराया जाए,
एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल कर आए और इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी आए, जिससे कि जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो ट्रेड का प्रोसेस है, इसको फिर से शुरू किया जा सके। खैर, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके ऊपर में देखिए, ये एक वीडियो में नहीं खत्म हो सकता, अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर में और भी सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग लेकर आने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसमें कई सारी जो रिलीजियस एंगल्स हैं, जो इकोनॉमिक एंगल्स हैं, स्ट्रैटेजिक एंगल्स हैं, जियोपॉलिटिकल गेम है, उन सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए वैद ICS का यूट्यूब चैनल।